बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम चैप्टर 4 का सेकंड आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हमने पढ़ा था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, और हमने उस वर्क डन का फार्मूला पढ़ा था W = F.D, जिसको हम लिखते थे FD cos ऑफ थीटा। ये वाला फार्मूला सिर्फ हम तब लगा सकते हैं अगर थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट हमारी फोर्स कांस्टेंट रहे, लेकिन ज़्यादातर केस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारी फोर्स कांस्टेंट नहीं होती बल्कि वेरिएबल होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक स्प्रिंग है और उसके साथ मैस अटैच है, तो जब आप इस पे फोर्स लगाते हैं और इसके अंदर एक्सटेंशन पैदा होती है तो जो फोर्स होती है वो kx के बराबर है। फोर्स एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, साथ में फोर्स भी बढ़ रही है। तो इस केस में जो वर्क डन हो रहा है वो कांस्टेंट फोर्स से नहीं है बल्कि वेरिएबल फोर्स से है। एक और एग्जांपल, फर्ज करो हम एक रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं और वो रॉकेट अर्थ से दूर जा रहा है। जैसे जैसे वो अर्थ से दूर जा रहा है, अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स का फार्मूला है F = Gmm/r²। इसका ये जो डिस्टेंस r है ये बढ़ रहा है, और जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ग्रेविटी की फोर्स कम हो रही है। तो इस केस में भी वर्क डन हो रहा है बाय वेरिएबल फोर्स। तो ये सारी बातें आप पहले पैराग्राफ के अंदर बताएंगे कि हम कांस्टेंट फोर्स से वर्क इस रिलेशन से फाइंड करते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में हम जो फोर्स होती है वो कांस्टेंट नहीं होती बल्कि वेरिएबल होती है, और उसमें आप ये दो एग्जांपल्स दे सकते हैं। डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप एग्जांपल को वर्ड्स की शक्ल में ही बेशक एक्सप्लेन कर लें। अब जब हमारी फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड, फर्ज करो हम बॉडी को A से लेके B तक जा रहे हैं और फोर्स हमारी वेरिएबल है। यहां पर फोर्स की वैल्यू कुछ और है और यहां फोर्स की वैल्यू कुछ और है, इस जगह कुछ और है, इस जगह कुछ और है, एंड सो ऑन। तो आपने बताना है, फर्ज करो हम बॉडी को मूव कर रहे हैं फ्रॉम A to B बाय वेरिएबल फोर्स। तो आपने क्या करना है, पहला मेथड ये है कि पूरे डिस्प्लेसमेंट को, पूरे पाथ को स्मॉल पैचेस में, स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर देना है। पूरे पाथ को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देना है और इतने छोटे छोटे पैचेस बनाने हैं कि हर इंटरवल में फोर्स तकरीबन कांस्टेंट हो। फर्ज करो पहले इंटरवल में जो फोर्स है वो तकरीबन कांस्टेंट है F1, दूसरे इंटरवल में फोर्स B तकरीबन कांस्टेंट है, दैट इज F2, इसी तरह तीसरे में F3 और nth इंटरवल में Fn। पहले इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट है सपोज डेल्टा D1 और उसका फोर्स के साथ एंगल है θ1, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा 2 और उसका एंगल θ2, एंड सो ऑन। nth का डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा n और उसका फोर्स के साथ एंगल है θn एज शोन इन द फिगर बिलो। तो आपने पहले पैराग्राफ में इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तो आपने बताना है, कंसीडर अ बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A to B बाय वेरिएबल फोर्स, वी डिवाइड द पाथ इनटू स्मॉल पैचेस डेल्टा D1, डेल्टा D2 एंड सो ऑन डेल्टा Dn। In each interval force is approximately constant F1, F2, F3, so on Fn respectively as shown in the figure below। उसके बाद ये आपने डायग्राम बना देनी है। फिर हम क्या करेंगे, हर इंटरवल का अलग अलग वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो इस इंटरवल में फोर्स तकरीबन कांस्टेंट है, तो इस इंटरवल पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस इंटरवल में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन अलोंग द फर्स्ट एलिमेंट F1 डॉट डेल्टा D1, यानी F1 डेल्टा D1 cos θ1। सिमिलरली वर्क डन अलोंग द सेकंड एलिमेंट ये बनेगा F2 डॉट डेल्टा D2, जिसको हम लिखेंगे F2 डेल्टा D2 cos θ2 एंड सो ऑन। सिमिलरली वर्क डन अलोंग द nth एलिमेंट इज डेल्टा Wn इज इक्वल टू Fn डॉट डेल्टा Dn, Fn डेल्टा Dn cos θn। तो इस तरह हम हर इंटरवल का वर्क कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम इन सब वर्क को कैलकुलेट करके इनको ऐड करेंगे तो वो टोटल वर्क आ जाएगा। तो आप इसके बाद हेडिंग देंगे टोटल वर्क, वो इन सारे वर्क का सम हो जाएगा। अब हम इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, F1 डेल्टा D1 cos θ1, F2 डेल्टा D2 cos θ2 एंड सो ऑन Fn डेल्टा Dn cos θn। इसको अब हम सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं। सिग्मा का मतलब होता है सम,
इस सारे का नाम है 1, इसका नाम है 2 एंड सो ऑन, इसका नाम है n। हम इन सब का एक ही नाम कंसीडर कर लेंगे i। तो इन सब का एक ही नाम कॉमन नेम रख दिया i, fi डेल्टा डी आई cos थीटा i। i की वैल्यू शुरू कहां से हो रही है, तो आप देखो i की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और कहां तक जाएगी, तो ये n तक जाएगी। जहां से स्टार्ट हो रहा वो नीचे लिख देते हैं और जहां तक लिखनी हो वैल्यूज वो ऊपर लिख देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है। तो फर्स्ट मेथड में हमने क्या करना है, पूरे पाथ को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करना है ताकि हर इंटरवल में फोर्स कांस्टेंट रहे। फिर हर इंटरवल का वर्क फाइंड करना है और फिर उन सबको ऐड करके टोटल वर्क फाइंड कर लेना है। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएं तो उस ग्राफ के नीचे वाला एरिया वर्क डन के बराबर होता है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे F cos थीटा है। F cos थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो आप देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो ऐसे टेढ़ा है, इसका मतलब आगे आगे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है फोर्स की वैल्यू कम हो रही है। तो इस केस में जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि इस केस में जो वर्क हो रहा है वो बाई वेरिएबल फोर्स हो रहा है। अब हमने क्या करना है, पूरे एरिया को स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पर आपको पूरे एरिया के अंदर छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बनी हुई नजर आ रही हैं। हर रेक्टेंगल का एरिया वर्क डन के बराबर है। तो इन सब रेक्टेंगल का एरिया टोटल वर्क डन के बराबर है। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पहले आपने यहाँ पैराग्राफ में डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। आपने बताना है सबसे पहले हम फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे। फिर हम इस ग्राफ को स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे और हर रेक्टेंगल का एरिया वर्क डन के बराबर होगा। तो इन रेक्टेंगल्स का टोटल एरिया टोटल वर्क डन के बराबर होगा एज शोन इन द फिगर बिलो। अब हम पहली रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं। फर्ज करो पहली रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है F1 cos थीटा 1, क्योंकि y एक्सिस पे F cos थीटा है तो ये जो पहली वैल्यू बनेगी ये बनेगी F1 cos थीटा 1 और इसकी जो विड्थ है वो है डेल्टा D1। अगली रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है F2 cos थीटा 2, क्योंकि इस तरफ को F cos थीटा है और इसकी जो विड्थ है वो है डेल्टा D2, क्योंकि इस तरफ को डिस्प्लेसमेंट है। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया बनेगा लेंथ इंटू विड्थ, वो ये आ गया। दूसरी रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, वो ये आ गया एंड सो ऑन। nth रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, तो वो ये आ जाएगा। इसको भी हम सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे। सबका एक ही कॉमन नेम रख दिया i, तो ये बन गया Fi cos थीटा i डेल्टा डी आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से और ये जाएगी n तक, तो हम इसको लिखेंगे i स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। अच्छा, ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क। लेकिन यहां पर आप एक बात नोट करें कि हमने जो रेक्टेंगल्स बनाई है उन रेक्टेंगल का एरिया ग्राफ के नीचे वाले एक्चुअल एरिया से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा वर्क निकला है वो एक्यूरेट नहीं है। अगर हम एक्यूरेट वर्क हासिल करना चाहते हैं तो हम इन रेक्टेंगल की विड्थ को और छोटा कर देंगे। जितनी रेक्टेंगल की विड्थ कम होगी उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो हम इस रेक्टेंगल की विड्थ इतनी कम कर देंगे कि अप्रोचिंग टू 0। फॉर मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स इज वेरी स्मॉल अप्रोचिंग टू 0। तो अगर हम इस पर ये लिमिट लगा दें कि हर रेक्टेंगल की विड्थ वेरी स्मॉल है, अप्रोचेस टू 0 है, तो फिर हमें एग्जैक्ट इस ग्राफ के नीचे वाला एरिया मिल जाएगा, यानी हमें एक्यूरेट वर्क मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज।